बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हैदर इजाज चौधरी फ्रॉम सियाल स्टेट। आज हम डिस्कस करेंगे सियाल साहब के साथ ओवरऑल मार्केट सिचुएशन लाहौर की, और स्पेशली फेज 7 पे भी आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा सियाल साहब, ओवरऑल मार्केट सिचुएशन के हवाले से बताइए। एक तो 7E उसको सस्पेंड कर दिया है, और दूसरी गुड न्यूज़ है कि स्टैम्प ड्यूटी उसको 2% से 1% कर दिया गया है। इस हवाले से क्या अपडेट है सर? बेसिकली ओवरऑल अगर हम बात करें टैक्सेस के हवाले से, तो टैक्स का इतना प्रेशर नहीं होता जितना कि हाइप क्रिएट करके लोगों को हमारी कम्युनिटी की तरफ से भी ये गलती है कि हम इसको बहुत ज़्यादा हाइप दे देते हैं। हाँ कि जी। मैं हमेशा से इस चीज़ के हक़ में रहा हूँ कि टैक्सेस होने चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि कलेक्शन में प्रॉब्लम में रेवेन्यू जनरेट कम होता है, टैक्स होना चाहिए। लेकिन टैक्स लगाने वाले हमेशा ये नहीं देखते कि टाइम कौन सा है, और दूसरा मशावरत नहीं करते हमारी कम्युनिटी से, हमारे जो अहदेदार हैं किसी भी एसोसिएशन के, सिटीज़ के हवाले से, कैपिटल के हवाले से, कि आप बैठ के बात करें कि आया हमें किस शेड्यूल के तहत जाना होगा। यानी कि हम रेट बढ़ाते हैं या टैक्स कोई नया लगाते हैं, तो हमें अगर कम्युनिटी को एतमाद मिले तो कम्युनिटी को ऑलरेडी पता होगा कि क्या होने वाला है। एकदम जैसे कोई चीज़ थोप देते हैं तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट। हाँ जी, पैनिक सी तो अभी हटने से क्या हुआ, आपका सवाल था कि हटने से क्या हुआ, तो मेरे ख्याल में इससे काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ है, रिज़ल्ट बेहतर आ रहे हैं। जो 2 वीक में आप ये समझे कि पूरे DHA के अंदर 0% ट्रांसफ़र्स हो रहे थे, और अभी माशाल्लाह से 35% के पास ट्रांसफ़र चली गई हैं। और ओवरऑल सब DHS के अंदर यही सूरत हाल है कि अब बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। सीवीटी जो काम की है उसका भी असर नो डाउट पड़ेगा, क्योंकि पीछे ले आए। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट से मेरी अपील भी है कि आप अगर टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं तो रेवेन्यू जनरेट करना है तो आप रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ दें। ऑलरेडी आपने जो 22% रेशो बैंक प्रॉफिट की रखी ये ज़्यादती है। हाँ जी। इस वजह से रियल एस्टेट सेक्टर दबाव में आया है, जो बैंक प्रॉफिट रेशो बढ़ा है, और अभी सुनने में आ रहा है कि 25% पे लेके जाएंगे। तो जितना ये बैंक रेशो बढ़ती जाएगी उतना ये रियल एस्टेट सेक्टर पे दबाव होता जाएगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। बाकी फेज 7 के हवाले से जी क्या आप देखते हैं कि प्राइसेस उसकी देखने में तो स्टेबल हैं, और क्या वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है क्लाइंट्स के लिए? बेसिकली आपका सवाल भी एक्सटेंड करता हूँ कि काफ़ी दोस्त हमारे पूछते रहते हैं, कमेंट्स भी करते रहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इसमें हमेशा वीडियोस आपने भी देखी होंगी मेरी, हम 3 फेज़ को अटैच करते रहे हैं पहले भी, फेज़ 7, 9 प्रिज्म और 10 को। क्योंकि इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बताऊं कि ऑन ग्राउंड पोजेसन लेना है तो सबसे बेहतरीन है फेज़ 7। आप फेज़ 7 में एक घर बना सकते हैं, वहाँ पे कम्युनिटी आबाद होती जा रही है, और डे बाई डे वहाँ पे घर ज़्यादा बनते जा रहे हैं और बेहतरीन बंगलोज बनते जा रहे हैं। फेज़ 6 और 7 में कोई फ़र्क ही नहीं है ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में 7 इस लिहाज से बेस्ट है। प्राइसेस अगर 7 की बात करें तो प्राइसेस भी 2 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक रेट है। उसमें आपकी मर्जी का प्लाट आपको मिल सकता है, आप जहाँ पे स्टैंड करते हैं बजट के हिसाब से आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम एक्सटेंड करें इसको, इसे आपके सवाल को कि इन्वेस्टमेंट हमें फिर कहाँ करनी चाहिए, ये तो एंड यूज़र के लिए रह गया। अभी इन्वेस्टमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि हमें 9 प्रिज्म में जाना चाहिए। 9 प्रिज्म बेस्ट फेज़ है, उसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है। फ्यूचर में उसका 2 साल अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे रखते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होना चाहिए। अब एक और सवाल इसी को एक्सटेंड करते हैं। दोस्त पूछते हैं कि भाई अगर हमने घर नहीं बनाना, 2-3 साल तक, एक कहता है मैं इन्वेस्टमेंट भी करूँ घर भी बनाऊँ, 2 चीज़ें आ गई। इन्वेस्टमेंट करनी तो आप 9 प्रिज्म में करें, अगर आप कहते हैं घर बनाना फेज़ 7 में करें। एक बंदा कहता है मैंने घर भी नहीं बनाना और इन्वेस्टमेंट करनी है फ्यूचर के लिए, तो वो फ्यूचर के लिए हम समझते हैं कि फेज़ 10 आइडियल है कि वहाँ पे आप उसकी कैलकुलेशन मैंने काफ़ी पहले भी की थी, प्रिज्म की भी मैंने कैलकुलेशन की थी, 7 की भी की थी। अभी मैं फेज़ 10 की कैलकुलेशन जो करके बताता हूँ लोगों को कि अभी अगर आप फेज़ 7 में प्लाट लेते हैं या 9 प्रिज्म में प्लाट लेते हैं तो उसी पैसों में आप फेज़ 9-10 में आप 3 फाइल्स ले सकते हैं। जो प्रॉफिट है, अगर 1 करोड़ रुपया एक फाइल भी बढ़ती है तो वो 3 करोड़ प्रॉफिट होगा, और अगर हम फेज़ 7 में या प्रिज्म में लें तो 2 करोड़ प्रॉफिट होगा। तो 1 करोड़ प्रॉफिट इसी पैसों से आप ज़्यादा कमा सकते हैं। बिल्कुल सही, मतलब राइट टाइम पे राइट जगह पे इन्वेस्टमेंट। हाँ, इस वक्त जो है फेज़ 10 मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त है। 3 कंडीशंस के अंदर ऑप्शंस आपके सामने। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आप फेज़ 7 में जाएं,
अगर आप घर बनाना चाहते हैं और साथ में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं फिर आप 9 प्रिज्म में जाएं। अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हीं पेमेंट्स को होल्ड करना चाहते हैं, तो वो फिर आप फेज 10 के अंदर लेके जाएं। मैं ये मशवरा देता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो प्रिज्म में जिन हजरात ने कोई 2-4 साल तक सोचते हैं कि घर बनाने का, तो वो भी जा सकते हैं प्रिज्म के अंदर? प्रिज्म में जिसने 5 साल में घर बनाना, 2 साल में बनाना, साल बाद भी बनाना, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि 9 प्रिज्म में प्लाट लें, क्योंकि जो रास्तों के फुकदान हैं, जो रश लगता जा रहा है, फेज 7 में एक ही प्रॉब्लम है कि उसका बैक फुट पे जाके बुलेवार्ड्स हैं, उसको अटैच होना पड़ता है फेज 6 के साथ, तो वहाँ पे ऑलरेडी आबादी हो गई है, रश होता है, तो अंडरपास भी बन गया है और बेदिया रोड वाला भी मसला हल हो जाएगा। फिर भी वहाँ पे प्रॉब्लम रहेगा, तो 9 प्रिज्म में ये प्रॉब्लम अगले 30-40 साल तक कोई बिल्कुल ऐसी है। और एक और चीज़ है कि अभी जो सिचुएशन फेज 7 की घरों की रेशो है, इसी अगर सिचुएशन को अगर प्रिज्म में लेके जाए, कितना अरसा लगेगा? अभी प्रिज्म में पोजेशन तो आ ही जाएगा 1.5 साल में कंप्लीट, तो ये घरों की जो रेशो है ये फेज 7 जितनी, कब तक ये सिचुएशन बनेगी? बेसिकली फेज होते हैं, एक फेज की वैल्यू होती है, फेज 7 की वैल्यू बनी है बहुत देर बाद और अभी जाके वहाँ पे घर बने। फेज 9 प्रिज्म को पोजेशन जो 2 ब्लॉकों को पहले उन्होंने दिया था, आर को और क्यू को, और अभी उन्होंने पोजेशन अनाउंस किया है। ई ब्लॉक का लेटर अभी लोगों के पास नहीं है, ई ब्लॉक और डी को। मैं समझता हूँ कि अगर ये लेटर्स मिल जाते हैं, लोग अप्लाई करते हैं, ये प्रोसेस है, ये 6-8 महीने का प्रोसेस है, तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप 2025 में देखेंगे कि यहाँ पे आपको जिन सेक्टर्स के अंदर पोजेशन है वहाँ पे ऑलमोस्ट को 20% घर बन चुके होंगे, और 20% जब घर खड़े हो जाएंगे, लोगों को काफ़ी उम्मीद बनती है, साथ वाला जल्दी शुरू करता है। तो मेरे ख्याल में अगर हम 2030 तक देखें तो 9 प्रिज्म में घर फेज 7 की निस्बत ज़्यादा होंगे या बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो क्योंकि रास्ते वो इसी हैं, उसके रिंग रोड उसके अंदर है। रिंग रोड का मतलब है मोटरवे, क्योंकि इधर से भी आप खोल रहे हैं बैरियर की तरफ से, आप इधर से मोटरवे पे चले जाए। आप अगर वापस जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ तो तब भी आपको बहुत इजी वे, आप तो काला शाह काकू से अटैच करते हैं, तो आपको मोटरवे के ऊपर है। इस्लामाबाद जाना है आपने, या किसी सिटी में भी जाना है, DHA मुल्तान सॉरी जाना है आपने मुल्तान में, मुल्तान मोटरवे ले लें, तो आपको रिंग रोड मोटरवे आपका। तो रिंग रोड की अप्रोच जो फेज 9 प्रिज्म को वो एच है फेज 7 की निस्बत। फेज 7 6 के साथ अटैच है, वहाँ से उसको अप्रोच मिलेगी, लेकिन इसकी डायरेक्ट अप्रोचेस हैं तो इसको ज़्यादा फायदा है। मैं समझता हूँ अप्रोचेस की वजह से यहाँ पे घर जल्दी बनेंगे और लोगों को प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा। ये फेज 8 के पल्ले का फेज है, उसके बराबर का, उसकी लोकेशन के हिसाब से उसके बराबर का। तो मैं समझता हूँ जो साहब कि इस वक्त अगर हमें इन्वेस्टमेंट का सोचना चाहिए तो फेज 9 प्रिज्म भी बेस्ट है, फेज 10 भी बेस्ट है। अब 10 की जो सर प्राइसेस है उस हवाले से क्या आप अपने 10 की प्राइसेस तो आपको पता है बहुत रिवर्स हुई हुई है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमने इन्वेस्टमेंट करके उसमें फायदा कितना लेना है। और डाउन प्राइसेस में उठा लें चीजें, अभी वारे की चीजें तो आपको उठानी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ऑलरेडी उठाई है उनके लिए क्या कुछ अभी हाई पे है, लोग समझते हैं मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश कर जाएगी। क्रैश नहीं हुई, मार्केट स्लो हुई है। क्रैश हुई थी 2007 में 6 में, उस वक्त क्रैश हो गई थी। ये क्रैश नहीं हुई, मार्केट रेशो अच्छी जा रही है माशाल्लाह से। कस्टमर हैं, क्यूरीज हैं, आपके पास अभी 25 लोगों का स्टाफ है, यहाँ पे काम हो रहा है। DHA मुल्तान में रेगुलर काम हो रहा है। DHA मुल्तान भी बेस्ट फेज है, उसमें भी जाना चाहिए। DHA गुजरांवाला में काम हो रहा है, बहावलपुर के अंदर भी हो रहा है, कोयटा भी स्लो है लेकिन हो रहा है काम। तो ओवरऑल काम होता रहेगा। मतलब अब विड्रॉ नहीं करना चाहिए, होल्डिंग नहीं, 10 को तो कभी भी आप ना भूले। 10 ऐसा फेज है कि जो आपको लाखों से, अभी क्योंकि लाखों में बात आ गई ना। हाँ जी। अगर हम फेज 10 की कनाल की बात करें तो लाखों में आ गए, 10 मल्ला 5 मल्ला, तो लाखों से अगर आपने करोड़पति बनना है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। मीन्स के कोई आपको 4 साल का वेट करना होगा। तो आप इन लाखों को, जिनके 9 मिलियंस को आप कोई 25 मिलियन टू 30 मिलियन में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको फेज 10 के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बिला झिझक करनी चाहिए, बिला सोचे समझे करनी चाहिए, और बिला किसी से मशवरा किए करनी चाहिए। हमारा मशवरा ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि हम रियलिटी को समझ रहे होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। तो हम पास्ट को देखते हुए जो आपके सामने एक चीज़ रखते हैं, तो मेरे ख्याल में कस्टमर को ये देखना होगा कि ये फ्यूचर में उनके लिए काफ़ी फ़ायदा है। और जो पॉलिटिकल हालात हैं वो कितना अफेक्ट करेंगे रियल एस्टेट को? पॉलिटिकल सिचुएशन जो पहले थी वो तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई। अब केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो मैं समझता हूँ इसके बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी, ये बात मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ये जो सेटअप चल रहा था पीछे
16 महीने रहा है, इसने काफ़ी डैमेज किया। और जो केयर टेकर है वो तो उनके तो हाथ बंधे होते हैं, वो तो कोई पॉलिसी साज नहीं होते। पॉलिसी साज गवर्नमेंट वो होती है जो 5 साल के लिए मुंतखब होकर आती है, और वो इंशाल्लाह जैसे नई गवर्नमेंट मुंतखब होकर आएगी तो वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे, जैसा भी निकाले। मैं कहता हूँ इससे बुरे हालात नहीं हो सकते, बिल्कुल मेरे ख्याल में इससे बुरे हालात नहीं हो सकते। तो इसमें भी ये चल रहा है, तो इसमें और भी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, बुराई और कोई नहीं आएगी। अभी ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो गए हैं, मार्केट जरा थोड़ी स्लो है, तो इसको कितना और असल में हम स्लो समझते हैं और साथ में रेट रिवर्स भी समझते हैं। हमें रेशो देखनी होगी कि आया हमारी जो मार्केट ने अप किया था तो कितने % अप करके गई थी। अगर 300% अप करके गई है मार्केट, तो उसमें अगर 250, 200, 150, अभी मेरे ख्याल में जो मार्केट रिवर्स हुई है ना 100% हुई है, यानी कि उस रेशो से जो 300% अप गई थी उसमें 200 अभी भी पहले से, ओवरऑल 30% आप कह लें, आप 30% कह लें कि मार्केट रिवर्स हुई है। तो इसी रेशो से आप देख लें, जो 3 करोड़ का प्लाट था फिर नई प्लाजा में वो 270 में मिलता है, बिल्कुल ठीक है। तो 30% डाउन हुई, 10% उसके हिसाब से रेट रिवर्स किया। स्लो मोशन में 30% हुई है, रेट रिवर्स किया 10% किया है। आप अगर रेशो के हिसाब से देखते हो तो तकरीबन ये मिलता है। किसी फेज 10 में आपको 25% रेट रिवर्स किया है। तो ये होता रहता है। और ये 2004 में अगर आप होते तो आप तो बच्चे थे तब, तो बड़ा रेट रिवर्स हुआ, लोग बहुत मायूस हुए, और जो लगे रहे उन्हीं ने फ़ायदा उठाया। फेज़ 5 में हमने 65 लाख का, 40 लाख का, 35 का कनाल का प्लाट बेचा। अभी वो 6-7 करोड़ 8 करोड़ के प्लाट चले गए। लोगों ने सब्र किया तो उनको फ़ायदा हुआ। फेज़ 6 में 50-55 का हमने 45 का प्लाट बेचा, 40 का प्लाट बेचा। फेज़ 8 के अंदर ये सूरत हाल थी। अभी वहाँ पे 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ के प्लाट हैं। अब एक सवाल बहुत दोस्त सोच रहे होंगे ये वीडियो देख के कि डॉलर्स कहाँ पे जा रहा है। देखिए, डॉलर्स के साथ आप सारी पाकिस्तानी मैशत को रिलेट नहीं कर सकते। कुछ सेक्टर्स के अंदर आप रिलेट करते हैं, अदरवाइज सारी मार्केट को उसके साथ आप रिलेट कर देंगे तो फिर आप पाकिस्तान में बैठ के काम ही नहीं कर सकते। हमने पाकिस्तानी करेंसी के अंदर देखना है कि हमें फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। असल में ओवरसीज हमारे जो ये ओवरसीज के लिए मैं कह रहा हूँ कि ओवरसीज को भी ये देखना होगा कि मुश्किल हालात हैं, इनमें हमारा साथ दें और इन्वेस्टमेंट करें और थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा हालात। डॉलर भी कंट्रोल हो जाएगा इंशाल्लाह। भी हालात हैं, फुकदान है, डॉलर पर तो इसलिए दबाव आया हुआ है, तो डॉलर की वजह से सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। काफ़ी सेक्टर्स में, गोल्ड में, स्टॉक एक्सचेंज वर्स हुई है, या और भी काफ़ी मसाइल चल रहे हैं। ये सबसे प्रॉपर्टी में जो नुकसानदेह चीज़ है ना, मैं उस एक चीज़ को समझता हूँ। टैक्सेस को कभी नहीं समझा मैंने। मैं एक ही चीज़ को समझता हूँ, वो है जो बैंक प्रॉफिट इन्होंने बढ़ाया। अब ये होता है कि 50 कस्टमर ले लेना, उनमें आपके पास 30 कस्टमर ऐसे होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, जो खुद एफर्ट नहीं कर सकते। वो अपनी जमा पूंजी कहीं लगा के, सरमाया लगा के कुछ कमाना चाहते हैं। वो स्ट्रगल करते हैं, मार्केट में वो जान नहीं होती, तो वो क्या सोचते हैं कि हम क्या करें, प्रॉफिट नहीं आना, तो वो बैंक में रख देते हैं। तो वो 50 में से 30 कस्टमर आपके चले गए बैंक में, तो 100 कस्टमर में से 60 कस्टमर अगर आपका मार्केट से गायब हो जाता है और जाके बैंक में रख देता है, तो 40% के साथ मार्केट में क्या कर लेंगे आप। तो ये मेरी रेशो जो है ना, ये है कि जब वो बैंक प्रॉफिट रेशो कम आएगी, जैसे कि इमरान खान ने किया, तो सारी जो मनी थी वो बाहर निकली और लोगों ने कन्वर्ट किया प्रॉपर्टी में, सेक्टर्स चलना शुरू हो गए, बिल्डिंग्स में किया, और वो अभी देखें कितने लोग ऊपर निकल गए। बिल्कुल। तो ये सोचना चाहिए हमें कि हमें बैंक में जाने के बजाय, सूद लेने के बजाय प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और फ्यूचर इसका बनाना चाहिए। आप हलाल का कारोबार करें, आप उसमें अल्लाह ताला बरकत देगा। और लोगों ने कमाया। मैंने 9 प्लाजा में करोड़ का प्लाट लेके दिया, इस बुरी मार्केट में 3.25 करोड़ का प्लाट, 1 करोड़ 75 लाख उनका सेव है। अभी 25-30 लाख उनका नुकसान हो गया प्रॉफिट में से। प्रॉफिट में से नुकसान होना और बात है, बेसिक में से नुकसान होना और बात है। तो ये इंशाल्लाह बेहतर ही होगा, बुरा नहीं होगा। ओवरऑल पाकिस्तान में और स्पेशल पंजाब के अंदर जो भी प्रॉपर्टी की सूरत हाल है, वो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन चल रही है। कोई इशू नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं। जितना हो सके आप सरमाया करें कि जो लोग खौफज़दा हैं, जो परेशान बैठे हैं, जो सोच रहे हैं, वो जब निकलेंगे तो मार्केट का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। मैं तो ये समझता हूँ। माशाल्लाह सियाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे व्यूवर्स को भी आज की नशिस्त का मज़ा आया होगा। आज के लिए दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।